Googly Entertainment. मेरे बड़े रिस्पैक्टेड प्यारे ते सत्कारयोग पद्मश्री श्री पूਰਨ चंद वडाली जी पापा जी ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। कैलकाटा से अमृतसर 2000 किलोमीटर के पास और इसे तय करने में ज़्यादा से ज़्यादा 40 घंटे लग जाते हैं ट्रेन में, प्लेन में तो और जल्दी, मगर मुझे 14 साल लगा। गूगली एंटरटेनमेंट चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एपिसोड 23 में हम आपके रूबरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल फेमस तबला वादक सिद्धार्थ चैटर्जी जी को। सिद्धार्थ चैटर्जी जी वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं जिनका हम दिल से सत्कार करते हैं और जितने भी जहां ये तालरंग बैनर के तले प्रोग्राम करते हैं उन सभी को कवर करके दर्शकों के रूबरू भी करते आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी शख्सियत है सिद्धार्थ चैटर्जी जी और आओ हम अब इनसे मिलते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ गूगली एंटरटेनमेंट चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात है आप जैसे इतने अच्छे शख्सियत आप भी हैं जो बोलते कि दिल से दिल को सुकून मिलता है, तो इसीलिए हमारा जो मेल बंधन है, हमारी जो ये गुफ्तगू है, ये बहुत आगे तक जाए इस चैनल के द्वारा। और इसी के लिए आपका हार्दिक शुभकामनाएं और मैं थैंकफुल हूँ। और सौता जी भी, आपको भी बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स देता हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझे। और मैं आंतरिक मेरा ये शुभकामनाएं हैं कि ये चैनल और आगे बढ़े। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और सिद्धार्थ जी, बातचीत शुरू करते हैं कि तबला वादन में आपने संसार पदर पर जो बड़ा सत्कार लिया है, आपके गुरुजी कौन है? सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जब भी कोई शिक्षा की बात आती है, सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो गुरु का ही होता है। और आज जो भी हूँ, जितना भी हूँ, जितना तक कर रहा हूँ, आगे जितना भी करूँगा, वो भी मेरे गुरु के वजह से ही होगा। मेरे गुरु फारुखाबाद घराने के बहुत प्रसिद्ध तबला वादक तालरंग पंडित विप्लव भट्टाचार्य जी है। ये जो तालरंग, ये जो मक्ता है, ये जो टाइटल है, ये उनका ही छद्म नाम है। एक और एक नाम, सांगीतिक नाम आप बोल सकते हैं। जैसे कि पुराने बहुत बड़े बड़े कलाकार अपने, देखिए उस टाइम कॉपीराइट नहीं होता था, तो जो कॉम्पोजिशन मैं बना रहा हूँ तो वो कॉम्पोजिशन मेरा ही है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं कोई कॉम्पोजिशन बनाया तो उसमें मेरा नाम रखा, जैसे गजलों में मक्ता, ठीक है ना, लास्ट 2 लाइन पहले वो जो मक्ता आते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये किनके हैं। तो ये ताल रंग, अमर प्रिया, ये सब अलग अलग जो सुंदर सुंदर नाम है, मक्ता है, ये कॉम्पोजिशन में डालने के लिए और अपने आप को एक स्थान में समझाने के लिए कि सांगीतिक स्थान भी होती है। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में जैसे अपना अपना दर्जा है, काम है, रोज कर रहे हैं, संगीत में भी एक डेली लाइफ है।
वहाँ पे भी आपका काम है, वहाँ पे भी आपका दर्जा है, वहाँ पे भी आप जब अपने आप को पेश करते हो तो वहाँ पे भी आपका जो आगे का जो जिसे बोलते रास्ता है वो भी लोगों को साफ नज़र आती है कि देखो ये इंसान जो है आगे चल के और अच्छा करेंगे, या इनको सुनने के लिए हम लोग बेताब रहेंगे। तो एक नाम के द्वारा उस स्थान को प्रॉपर बनाना और पुख्ता बनाना। तो पंडित तालरंग विप्लव भट्टाचार्य जी के साथ मेरा पिछले 20 साल से मैं उनसे तालीम ले रहा हूँ, अभी भी ले रहा हूँ, अभी भी मैं तालीम ले रहा हूँ। और जब भी मैं कलकत्ता जाता हूँ बाई अदर गैजेट्स भी मैं यूज़ करता हूँ उनके पास तालीम लेने के लिए, जो कि मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ जो अभी भी गुरुजी के पास मेरा तालीम जारी है। कितनी उम्र में आपने जो तालीम लेनी शुरू की थी? देखिए, जब मेरा उम्र था, मेरे पिताजी से मुझे याद है, और ये भी याद है कि वो मुझे जो कहानियाँ और जो मुझे धुंधली सी यादें हैं, तब मेरा उम्र था हार्डली 2 साल, 1.5-2 साल। उस टाइम से ही मेरा झुकाव जो है तबले के ऊपर या किसी को पीटना, किसी चीज़ के ऊपर हाथ लगा के बजाने का, जो क्योंकि मेरा घर जो है एक बहुत बड़े सांगीतिक माहौल से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा परदादा के नाम पे वहाँ पे रोड्स भी हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वाज द प्राइवेट ट्यूटर ऑफ पंडित रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के वो प्राइवेट ट्यूटर थे, उनको रेगुलरली पढ़ाते भी थे, वो हमारे घर आते भी थे। और आपको जान के खुशी होगी कि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और श्री बैचरम चैटर्जी जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो ब्राह्म समाज के निर्माण किए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी आते थे उनके पास पखावज सीखने, वो पखावज वादक भी थे। तो वो जो ट्रेडिशन है वो मेरे पिताजी श्री रविंद्रनाथ चैटर्जी बहुत अच्छा गज़ल गाते हैं, यूपी में पले बड़े हैं, लखनऊ में काफ़ी समय उन्होंने, तो उनका जो घर का जो माहौल था वहाँ से मेरा तबला शुरू हुआ पिताजी के साथ। फिर मेरे चाचा जी श्री नवीन चैटर्जी, वो पंडित ज्ञान बाबू के स्टूडेंट थे, ज्ञान प्रकाश घोष जी के, तो उनके पास भी मेरा थोड़ी देर सीखना हुआ। फिर 2000 मेरे ख्याल 2000 जनवरी में मैं गुरुजी से मिला, पहली बार मैंने उनको देखा और मेरे मन में एक जैसे बोलते हैं कि ज्वाला थी, तो उसी टाइम फटा कि नहीं भाई, हम और आगे चलेंगे और तबला होना चाहिए तो ऐसे, जैसे गुरु आपको चुनते हैं ना, तो आपका मन भी गुरु को चुनता है। नहीं तो गुरु के ऊपर जो आपका प्यार है, जो समर्पण है, वो नहीं आएगा, वो नाटकीय हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसी चीज़ में मैं उनको, मतलब उनमें मैं भगवान को देखने लगा, और मैंने साथ ही साथ उनके पास जाके मैंने चरण छुआ और उनसे आशीर्वाद लेके कहा कि गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो बोले देखो बेटा, मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ 2-3 महीने के लिए, उसके बाद आप आओ। तो मैं 2-3 महीने बाद इंतज़ार करता रहा। वो जो 3 महीना था मेरा लाइफ का, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान सबको वो समय दे कि गुरु से भी मिलने का जो इच्छा होती है ना, वो जो समय होता है, जो तड़प होता है, वो मैंने फील किया। तो इसीलिए आज जो भी मैं हूँ वो गुरु के आशीर्वाद से ही 3 महीने बाद मैं पहुँचा, मेरा तालीम शुरू। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? मेरा प्रॉपर कलकत्ता में है। कलकत्ता में बेहाला एक जगह है, साउथ कलकत्ता में, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और हमारे करीबन 300-350 साल की मकान अभी भी है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं से चली आ रही है। आप कलकत्ता से हो, महाकाली के मंदिर से लेकर, जी, महाकाली के मंदिर से लेकर जहाँ गुरु नगरी अमृतसर तक पहुँचने का जिंदगी में जो तय किया सफ़र है, उसके बारे में कुछ बोलो। जी देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि कलकत्ता से अमृतसर 2000 किलोमीटर के पास, और इसे तय करने में ज़्यादा से ज़्यादा 40 घंटे लग जाते हैं ट्रेन में, प्लेन में तो और जल्दी, मगर मुझे 14 साल लगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि मैंने डुंगियाई में बात करी थी। मुझे 14 साल इसीलिए लगा कि पहले गुरु महाराज ने मुझे पंजाब में लाए, और लाके यहीं पे किसी प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब किया,
बाहर की दुनिया को देखी, अपने रियाज को जारी रखा। और जब मैंने फील किया कि हाँ, अब तो मैं हूँ किसी जगह में कि लोग देखने में मजबूर हो जाए, जिस जगह में मैं हूँ, जो मेरा रुतबा है, मगर उस जगह का जो अस्तित्व है, उस चीज़ को मैं समझा थोड़ा लेट। बाद में वही चीज़ ना मेरे लिए एक सोने का पिंजरा बन गया। देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या होते हैं कि आप जितने भी बड़े कलाकार हो, आपको ये करना, आपको वो करना, आपको ये करना, तो ठीक है। मतलब मैंने देखा कि इतना बड़ा स्कूल और इतना ज़्यादा शो ऑफ। देखिए, आई एम फ्रॉम अ बंगाली मीडियम स्कूल। मैंने बहुत नज़दीक से एक टीचर और बच्चे का रिश्ता देखा है। रात के 10 बजे भी वो टीचर साइकिल लेके सबके घर जाके पूछ रहे, बेटा कल मैथ्स का है, 39 वाला वो ना सम्स जो है ना वो कर आएगा। आप सोचिए, उस सेक्शन में 40 बच्चे हैं, वो बंदा साइकिल लेके सबके घर जाके पूछ रहा है, देख रहा है। और वही बच्चा जब किसी बड़े स्कूल में आके बच्चों को पढ़ा रहा है और वहाँ का तौर तरीका देख रहा है, तो आई वॉज जस्ट पजल्ड। मैं पजल्ड हो गया कि दुनिया इतना बदल चुकी है, बाहर की दुनिया क्या ऐसे होती है। तो चलिए, ये बात कुछ और है मगर उस जगह ने मुझे सिखाया बहुत कुछ। एक कि आप मुझे याद रखना, क्यों ना आप मेरे जैसे ना बन जाओ। दूसरा, आप मुझे याद जरूर रखना, आप मेरे जैसे ही बनो, जैसे मेरे गुरु कहते हैं। तो मेरे लाइफ में 2 जो नंबर है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है। 2 नंबर पे आया। पहले नंबर पे मेरा गुरु, जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ और उसके जैसा बनना चाहता हूँ। दूसरा, मेरा जो बीटर एक्सपीरियंस है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है लोगों के प्रति, कि हैं तो वो नाम के टीचर, मगर बच्चों को कैसे डील कर रहे हैं, कितने मतलब गहराई में 10 साल मैंने काम किया वहाँ पे। तो आप समझ रहे हो कि वहाँ पे ईंट से ईंट मैंने पहचान लिया कि क्या क्या। तो मेरा बहुत अच्छा टाइम रहा। दुख सुख में मैंने तबले को ही अपना आश्रय समझा और इसका रियाज मैंने छोड़ा नहीं। उस टाइम मेरे पास काफ़ी फैटी सैलरी था, जिसको छोड़ के वापस आना ये परमात्मा की करामात है। अभी भगवान के दिए हुए रुतबे में भी मेरा काम नहीं है, वो उससे कई ज़्यादा आगे जो है। मगर मैं एक चीज़ उस स्कूल के बारे में बोलना चाहता हूँ। उनके जो वीसी हैं तो वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और उनके साथ जब भी मेरा बात हुआ ना, ज़मीन से जुड़े हुए और अच्छे से अच्छे कल्चर को बच्चों को देना, कि पंजाब में जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ आप लोग कल्चर से आए हो तो उस चीज़ को बांटो। तो वो जो फ्रिक्शन होता है कल्चर के साथ एग्रीकल्चर का जो फ्रिक्शन है, बिल्कुल तो उस फ्रिक्शन में कभी कभार धुआं और आग भी जलती थी। ठीक है। मगर मैंने अपना साथ तबले के साथ कभी नहीं छोड़ा। तो देखो कि गुरु महाराज ने मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग दी कि बेटा आप तैयार हो जाओ। फिर मुझे देखिए कि एक प्रोग्राम में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो प्रधानाचार्य हैं संगीत डिपार्टमेंट के, डॉक्टर गुरप्रीत कौर, वो मिले और मुझे बोले कि सिद्धार्थ जी, आपका तबला वादन मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं आपके लिए एक पोस्ट क्रिएट करूँगा। आप सोचिए, आपको जान के इतनी खुशी होगी कि उत्तर भारत में तबले के फैकल्टी कोई भी नहीं है, सारे म्यूजिक के हैं। चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हो, पर्टिकुलरली तबले के लिए किसी को अपॉइंट आज तक किया नहीं गया है। आई एम द फर्स्ट वन। बहुत बहुत मुबारक कि गुरु महाराज ने मुझे ये जगह दी। और मुझे साफ नज़र आता है कि अमृतसर में आने के बाद जिसे बोलते हैं कि गुरु कृपा जो है ना, कि मुझे वो दोहा याद आ गया कि गुरु गोविंद दो खड़े जाके राखू पाऊँ। तो देखो कि दोनों गुरु जब इकट्ठे आ गए, वो गुरु का भी आशीर्वाद, माता पिता का भी आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, और जब गुरु साहब का भी आशीर्वाद मिला, तो देशों में विदेशों में अवार्ड्स मिलना, प्रोग्राम करना,
कुछ अचीवमेंट्स ये तो लगी रही, मगर मैंने अपना उन्नति, जो मन का जो विकास होता है, वो मैंने फील किया है कि मैंने आज तक जो सोचता था वो गलत था, ये सही है, ऐसे करना सही है। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है ना जो दर्पण है आपके मन के, जो आप मन में सोच रहे हो आप वो म्यूजिक में छुपा नहीं सकते। कि जो मन से कुटिल है, एज एन एग्जाम्पल, वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बजाएगी, पेंटिंग भी कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। जो मन से बिल्कुल सादा है, जिसको सोच के बारे में बता रहा हूँ, तो हमेशा एक इतना सिंपल चीज होगी, मगर उसी में तासीर छुपी हुई है, उसी में आनंद है, उसी में बहुत कुछ है। तो जैसे बात हमारी जर्नी की हुई, तो मुझे अभी देखो कि यहाँ पे 16 ईयर्स हो गए पंजाब में, और गुरु साहब ने मुझे इस काबिल समझा कि पिछले 5 साल से मैं अमृतसर में हूँ। ताल रंग गुरुकुल, जहां हमने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें, गुरुजनों को आते हुए देखा है। बैठकियां में हम खुद आते हैं, जहां जितनी भी बैठकी होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी इंटरनेशनल फेमस कलाकार जो बहुत दूर दूर से आते हैं, आप जहां उनको आदर मान देते हो, सत्कार देते हो, हमें भी देखकर एक अलग खुशी होती है कि अमृतसर में इतने इतने महान कलाकारों की जो आवाजाही लगी रहती है, उसमें मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। इसके बारे में आप बताओ कि ये आपने कैसे सोचा कि जहां ताल रंग के बैनर हेठ बड़ी बड़ी जो बैठकियां हैं हुआ करेंगी, वो आप कर तो रहे हो, लेकिन कैसे मन में आया? ये देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहले कारण जो है वो मेरे गुरु हैं। उनके वजह से मैंने जिनको पेपर्स में, जिनको किताबों में और जिनको टीवीज़ में या बड़े पर्दे में देखा, उन्होंने उनके साथ मेरा परिचय करवाया। जितने भी महान शख्सियतें हैं, पंडित राजन साजन मिश्रा है, तो साथ शाहिद परवेज जी हैं, संजीवा भयंकर जी हैं, अजय पोंकर जी हैं, और भी जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, गुरु जी के साथ जाना प्रोग्राम्स में और उनके साथ एक सुंदर सा रिश्ता जो है वो कायम हो जाता था कि बेटा बहुत अच्छे गुरु के पास हो, सीख रहे हो। तो ये दौर जो मेरा, जो गुरु जी के पास 15-20 साल का था, मैं सीखता कम था, घूमता ज़्यादा था गुरु जी के साथ। तो उसी लिए मेरा इफेक्ट भी बाकी बच्चों से अलग हुआ। बोले कि तुम्हारा सोच तैयार हुआ, अब देखो कि तुम खुद को कैसे कैसे तैयार करते हो। अब बात आती है कि ताल रंग। ताल रंग गुरु जी जब यहाँ पे आए, बोले कि ये मेरी हार्दिक इच्छा है सिद्धार्थ कि तुम मेरे नाम का यहाँ पे गुरुकुल तुम निर्माण करो और यहाँ पे तुम बच्चों का सेवा करो। और देखो कि आज आपके आशीर्वाद से 15-20 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो बिल्कुल ही घर से एफर्ट नहीं कर पाते हैं और मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो मैं उनको सिखाता हूँ, शर्त मेरा होता है ये कि सिर्फ रागी पाठी बनने के लिए तुम तबला मत सीखो। तबला एक साज है, इसका अलग शख्सियत है। आप दादरा कहरवा आप शब्द के साथ जरूर बजा सकते हो और बहुत अच्छा बजाते हो। गुरु तभी खुश होगे, बादशाह तभी खुश होगा कि जब आप उनको भी सेवा करोगे दुनिया की सेवा के साथ। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब आप अपना जो दायरा है उसको डेवलप करो, उसको बड़ा करो। जो आज बजाते हो कल 5 साल बाद उसको और अच्छा बजाओ। तो ये शर्त रहेगा तो तबला भी आगे बढ़ेगी। तबले का चिंतन, तबले का जो रिसर्च है वो आगे बढ़ेगा। तो उसी शर्त में उन लोगों को मैं कमिटमेंट लेता हूँ बाकी बच्चों की तरह कि आप लोग कुछ दे नहीं पा रहे हो मगर मैं भी अपना समय दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये सीरियस होनी चाहिए, ये कोई वो नहीं है, धर्मशाला नहीं है। यहाँ पे कमिटमेंट है जो मेरे गुरुजी मुझे आदेश दिए कि कमिटमेंट ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे आएंगे जाएंगे और तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, कोई काम नहीं होगा। ये दूसरा पहलू। तीसरा जो पहले के साथ इंटर रिलेटेड है वो है कि जो भी कलाकार उत्तर भारत आते हैं, जितने भी कलाकार, उनमें से
40-50% कलाकार अगर मेरे से वाकिफ़ हैं तो वो ज़रूर एक बार मुझे इन्फॉर्म करते हैं, या तो प्रोग्राम के लिए, या कि सिद्धार्थ मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो देखो अगर अमृतसर में कोई कुछ हो जाए, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए आपका अपना घर है, ठीक है, आप आइए, जितना हो सके तालरंग गुरुकुल आपका सेवा करेगा। तो इसी बहाने पहला जो प्रोग्राम मैंने तालरंग गुरुकुल का किया वो गुरुजी को देखी मैंने करवाया, और उनमें सबसे बड़ी बात है पंडित बिप्लब भट्टाचार्य जी आए, उसके बाद रिम्पा शिवा जी आए, फिर उनके फादर साहब और वो दोनों इकट्ठे आए, फिर जयदीप घोष जी आए, फिर पंडित सोमेन भट्टाचार्य जी आए, पंडित जयदीप घोष जी भी आए, उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं बहुत ख़ास समरजीत सेन, वो भी जालंधर में थे तो उस टाइम वो भी आए अपना। तो मैं सिर्फ इन लोगों को बुलाना, प्रोग्राम कराना और खुद बजाने का मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि जितने भी बच्चे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो मेरे पास ही सीखते हैं, पूरे पंजाब में मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, आप आओ, आके सुनो। और अगले दिन का जो वर्कशॉप है, ये देखिए बात कि एक तो है प्रोफेशनल रिलेशन, आप आए, बजाए, चले गए, आपको पेमेंट मिल गया, मगर उसमें क्या था, एक सभा जहां पे आप गए, सुने, चले आए, मगर उसका आउटपुट क्या है? मन में उसका छाप रहने के लिए उस इंसान को और ज्यादा बच्चों के करीब जाना चाहिए, ताकि उनके मन में वो चीज आए कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं। वो कैरेक्टर जो बहुत दूर है, जिनको हम सिर्फ यूट्यूब में देखते हैं, टीवीज में देखते हैं, सिनेमाज में देखते हैं, वो बंदा आके आपको लेक्चर दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा प्रभावित करता है आपको। तो ये मेरा पंजाब में, पहले हो सकता है कि कहीं और हो, मुझे पता नहीं है, मैंने 16 साल में मैंने मतलब ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। और एक पुरानी रीत जो मैंने कोशिश की है इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, कि एक होता है डेफिनेशन के अनुसार आपको पता चलता है कि ये म्यूज़िक सिस्टम है, ये एक मोबाइल है, ये एक बॉक्स है और ये कुछ फोटोग्राफ्स है। तो डेफिनेशन बैठकी का क्या होता है, कोई उस्ताद अपने उस्ताद के घर गया है, या कोई उस्ताद अपने घर में कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं। अब उसके लिए पुराने ज़माने में इस तरफ क्या होता था कि जाओ बेटा, बच्चों को बोलते थे कि इलायची बंटवा दो। इलायची बंटवाना मतलब न्योता भेजना, किसके घर? अगले उस्ताद के घर, कि मेरे घर में आज शाम को प्रोग्राम है, आप आइए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इंसान यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा है, जो उस्ताद बाहर से आया हुआ, यहाँ के जो उस्ताद हैं, यहाँ के जो जनसाधारण है, जो म्यूजिक से रिलेटेड है, वो भी आ रहे हैं, और एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो रहा है कि भाई मैं आगरा से हूँ, कोई बोलता है मैं ग्वालियर से हूँ भाई, कोई बोलता है कि मैं इटावा से हूँ, तो कोई कहता है कि भाई मैं बनारस से हूँ। ये जो इंटरफेसिंग होता है, ये जो अपना एक स्टाइल दूसरे स्टाइल को सुनाना, वो सुन के कुछ और उस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि बैठकी का जो संज्ञा है कि घर में बैठ के सुनना, समझना या दाद देना, और उनको रिक्वेस्ट करना कि कुछ और भी सुनाइए, अच्छा आप थोड़ा सा बेहाग राग भी सुनाइए, या अच्छा आप थोड़ा सा रूपक भी सुनाइए, रूपक ताल भी सुनाइए, बड़े दिन हो गए सुने हुए। तो ऐसे रिक्वेस्ट आते जाते हैं। लोग अपने आप को खास चीज़ जो प्रोग्राम्स में नहीं होते, जो बैठकी में ही होता है, जो खास आपकी तालीम है ना, वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप सुनाते हो। बाहर क्यों नहीं सुनाते हो? ताकि वो मैनिपुलेशन ना हो जाए, लोग उसको रिकॉर्ड ना कर ले, लोग उसको लेके कुछ और ना बना दे। मगर बैठकी में वो डर नहीं होता है, क्योंकि सभी सुनने वाले हैं, समझदार हैं, और उसका कटसी जो है कि भाई विदाउट माय परमिशन नोबडी कैन रिकॉर्ड एनीथिंग, जो कटसी है, बड़े बड़े बैठकी पहले होते थे। तो मुझे एक बात की खुशी है कि ये चीज़ करने के बाद जब पंजाब में ये चीज़ फैली, तो बैठकी होने लगे। लोगों के घर कोई हर हफ्ते करवाते हैं, कोई हर महीना करवाते हैं, कोई 3-4 महीना छोड़ के करवाते हैं।
तो मेरा घर का बैठकी का कोई ऐसा हार्ट एंड सोल कोई रूल नहीं है कि 3 महीने बाद करना है, 4 महीने, कि मेरे पास जब भी कोई अच्छे कलाकार आ जाए तो मैं भरपूर उनका आनंद लेता हूँ। कि आप एक कलाकार का सबसे बड़ा सम्मान है कि आपका परफॉर्मेंस, तालरंग के सामने आपका एक परफॉर्मेंस है। बच्चे आते हैं, आपको मालूम है कि कितने बड़े बड़े लोग, जितने भी लोग यहाँ के पंजाब के मतलब अव्वल दर्जे के जो लोग हैं सभी सुनने आते हैं। और जितने भी लोग मेरे पास आते हैं जो टॉप क्लास म्यूजिशियंस हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के, उनका प्रोग्राम एज वेल एज वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप के बिना आप उनका मन को पढ़ नहीं सकते कि उनका सोच क्या है। बच्चों के लिए मैंने क्या किया, जो बच्चे नहीं समझते वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मगर कैसे हो पाएगी वो बात। तो इसीलिए मेरा जो टारगेट होता है कि सर आप आज बजाएं तो कल आपका वर्कशॉप ज़रूरी है, बच्चों के साथ बातचीत करना ज़रूरी है। तो ये देन जो मैं तो सबको देता हूँ, पूरे पंजाब में अनाउंसमेंट करता हूँ, और जो खुले दिल आते हैं उनके लिए ऑलवेज वेलकम है। ये तालरंग की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ, ये म्यूज़िक की एडवर्टाइजमेंट है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अमंग द यूथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मगर ये मेरा इंडिविजुअल कि उसके लिए ना मुझे किसी पार्टी की हेल्प है, ना उसके लिए मुझे कोई सरकार की हेल्प है, ना उसके लिए किसी इंसानों की मतलब कोई ग्रुप की हेल्प है, ये मेरा इंडिविजुअल एफर्ट है। और जब मैं अकेला निकला तो आप जैसे सज्जन भी जुड़ गए। काफिला जब निकले अकेले, मगर जितना रास्ता में तय किया तो कारवां जुड़ते गए, है ना। दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस जगह पर मैं और सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, इस जगह पे मैंने भारत के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनको बैठे हुए, संगत करते हुए, विद्यार्थियों को संबोधन करते हुए सुना है। उसमें पंडित विप्लव भट्टाचार्य जी, सपन शिवाजी, पंडित सपन शिवाजी और रिम्पा शिवाजी के अलावा बहुत महान हस्तियों के हमने जहां बैठकर दर्शन किए हैं, उनको सुना है। और साथ ही बता दूं कि ये सब सिद्धार्थ चैटर्जी की बदौलत ही हुआ है कि इतने अच्छे कलाकारों के हम नज़दीक से दर्शन कर सके हैं। मुझे याद है कि पटियाला से हमारे बहुत ही अच्छे मित्र एक ही मुलाकात में मित्र बन गए, उस्ताद मुस्तफा हुसैन जी। मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। मेरे दिल में उनके प्रति बहुत सत्कार है, बहुत आदर है कि उनकी एक ही मुलाकात ने मुझे उनका ही बनाकर रख दिया। मैं हमेशा याद करता हूँ, और जितनी भी शख्सियतें आती हैं सभी से हमें बहुत प्यार मिलता है। तो बात करते हैं सिद्धार्थ चैटर्जी से कि जो तबला वादन में इन्होंने कौन कौन से देशों में जाकर कला की धमाल मचाई। देखिए कि बाहर जाना तो किस्मत की बात है। गुरुजी कहते हैं कि देखो एक टाइम आएगा तब उस टाइम उन लोगों को पूजा जाएगा जो बाहर बिल्कुल नहीं है। वाह क्या बात है। क्यों? क्योंकि देखो बाहर जाना, उन लोगों को सुनाना, कभी कभार मुझे लगा है कि भैंस के आगे बीन बजाने जैसा। और जब मुझे खुशी भी हुई कि बाहर मुल्कों में लोग सामने बैठ के हाथ में ताली खाली दे के सुन रहे हैं, तो तब मुझे लगा कि हमारे देश के जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का पावर क्या है कि उनको सीखने में मजबूर कर दिया। कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जाऊं, सुनूं, आ जाऊं, समझ नहीं पा रहा हूं। एक होता है रैंडम, है ना, कि अब रैंडमली चेक कर रहे हो। एक होता है कि उस चीज का समझ भी है और वो उस चीज को आप वहां पे बैठ के आप सुन रहे हो और उसमें क्या हो रही है, कौन सा राग है, कौन सा स्वर है, कौन सा ताल है, कौन सा लयकारी है, कौन सा लय है,
सारा कुछ आपको समझ आ रहा है, उसका कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा है ना। जैसे कि पत्रकारी में कौन से लाइन के बाद कौन सा लाइन अगर हम लिखें तो लोगों के मन से उफ निकले, हाय हाय हाय, क्या क्या कलाम है, कितना ज़बरदस्त राइटिंग है। तो वैसे ही कौन से ताल के बाद कौन से चीज़ के बाद क्या बजाए तो उसका कॉन्ट्रास्ट बने। तो ये चीज़ मैंने बैंकॉक, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और भी 2-3 जगह में मैंने परफॉर्मेंस दी है, मैंने घूमा है। और मैंने वहाँ पे मैक्सिमम जगह में मैंने जो देखा है कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो प्रचार है वो इंडिया से ज़्यादा बाहर है। क्योंकि इंडिया के जो मेरा तालरंग गुरुकुल को बनाने के पीछे मेरा गुरुजी का और मेरा जो ख़ास मकसद है कि लोग गिटार के पीछे और मतलब जैज़ म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक के पीछे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, वो भी म्यूज़िक है, वो भी करना चाहिए। मगर एक चीज़ जो होता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आप अपना घर का पहले कंप्लीट करो फिर जाके करो। जब करोगे तो उस चीज़ को भी 4 चांद लग जाएंगे। कि जब आप घर का सीख रहे हो, सीख के फिर आप जब जैज़ म्यूज़िक कर रहे हो, रॉक म्यूज़िक कर रहे हो, तो देखो कि उसका भी क्या ही बात हो जाता है। जैसे मुस्तफ़ा जी के बारे में बोलें कि उनके साथ मैंने बहुत सारे फ्यूजन म्यूज़िक किए। तो एक फ्यूजन म्यूज़िक हमारा ऐसे ही था, मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक, इनका महिमा क्या है। भगवान का अगर इच्छा है तो आप जितना भी अच्छा प्रिपरेशन लिया है ना, ज़ीरो है। अगर उनकी इच्छा है कि कहाँ से कहाँ आपको लेके जाएगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा। कि जैसे मैं तब स्कूल में था, काम करता था स्कूल में, और चंडीगढ़ में शाम को प्रोग्राम था, 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी। स्कूल का रेस्ट्रिक्शन था कि आप जिस दिन पता चलेगा आप बाहर कुछ करते हो उसी दिन आपका नौकरी ख़त्म। तो चोरी छुपे कोई स्टूडेंट बाइक लेके खड़ा हुआ है, उसके पीछे बैठ के बस स्टैंड में कोई बंदा मेरा बक्सा लेके खड़ा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का कपड़ा लेके खड़ा हुआ है, उसको लेके वॉल्वो में चढ़ना, वॉल्वो से उतर के कोई बंदे का मामा चाचा कोई भी गाड़ी लेके खड़ा हुआ है, उस गाड़ी में ड्रेस चेंज कर लेना और ऑन टाइम प्रोग्राम में जाके स्टेज में बैठना। ये जो बात है, वहाँ पे बैठ के वो प्रोग्राम भी मैंने किया। और आप मानिएगा नहीं, वो एक लाइव रिकॉर्डिंग हुई और वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन बॉम्बे से वो सीडी लॉन्च हुई, एक लाइव प्रोग्राम। हाँ, एक स्टैसी बोल के उनके साथ। तो यही बात है कि म्यूज़िक बाहर हो, इंडिया में हो, मगर हमारा जो ख्वाहिश होती है हमेशा कि हम लोग समझदारों के बीच बजाएं। बात बाहर अंदर की नहीं है, समझदारों के बीच बजाएं, जहाँ से तारीफ मिले या थोड़ा सा दाद मिले या आशीर्वाद मिले। लोग जितना भी कहते कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो भगवान के लिए गाते हैं, मगर जो ऊर्जा, जो कनेक्शन बिटवीन ऑडियंस एंड आर्टिस्ट, ये जो होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमने गुगली एंटरटेनमेंट पे जितने भी प्रोग्राम किए हैं अभी तक, वो सब पंजाबी भाषा में ही हुए हैं। तो आज जब इंटरव्यू करने लगे सिद्धार्थ जी का, तो मैंने बोला सिद्धार्थ जी आज हमें हिंदी में बात करनी है। लेकिन बात यह है कि मेरी जो पंजाबी बोली है ना, मेरी मातृभाषा है, उसमें मेरी पकड़ बहुत है। पंजाबी तो मैं मिनट फर्राटा जैसे गाड़ी शताब्दी चलती है ना, ऐसे बोलता हूँ। तो आज जो है हिंदी भाषा में बात करने का मुझे आती तो है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो अब मैं सिद्धार्थ जी के साथ जब बैठा तो सिद्धार्थ जी बोले कि पंजाबी में भी मुझे कोई नहीं है, मैं पंजाबी में भी इंटरव्यू कर सकता हूँ, आप पंजाबी में बोलिए। तो इनकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल कह सकता है कि ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। तो ਹੁਣ मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ भी देखो, ये सारी इंटरव्यू ਜਿਹੜੀ ਆ बंगाल के भाई बहन भी देखेंगे, हिंदुस्तान में भी जाएगी अलग अलग जगह पर, वहाँ भी सभी देखेंगे इसको। तो पंजाब में भी जो पंजाबी भाई हैं वो भी देखेंगे। तो अब मैं पंजाबी में इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करूँगा, क्योंकि पंजाबी अच्छी बोलते हैं।
सिद्धार्थ जी मैं आपसे एक गुजारिश करदा वां, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक गुजारिश करदा वां, एक बेनती करदा वां कि सिद्धार्थ जी ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ। देखो जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हिंदी में एक गाना है कि किसको याद रखूं किसको भूल जाऊं, इसी कश्मकश में जिए जा रहा हूं। वाह। तो पंजाब के हर एक कलाकार इतने ज़बरदस्त है कि किनों में याद रखा किनों में भूल जाऊँ, ये बड़ी औखी चीज़ है। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਦਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਤ ਉਧਰ ਇਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਦ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਯਾਦ ਅਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤਬਲਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਲ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਬਲੇ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਚਕ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੈ ਗੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਲੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਰਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। सिद्धार्थ जी मेरी बात वहाँ ही है, मेरे दिल की मुराद जो है वो ये है कि आप हमें तबला बजाकर किसी भी पंजाबी गायक दा गाने दियां दो लाइनां, सिर्फ दो लाइनां बोल के सुनानियां है। चलो तो तबले नाल गाना बड़ी औखी चीज़ है, मैनू उन्ना ज़्यादा मतलब मुश्किल है। तो मैं तुहानू दसना चाहना कि मेरे बड़े रिस्पैक्टेड प्यारे ते सत्कारयोग पद्मश्री श्री पूरन चंद वडाली जी पापा जी साडे इत्थे आंदे ने
ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਾਨਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਾਣਿਆ। वाह जी वाह, कमाल करती। पंजाबी मुंडा बन के बंगाल दे ने दिल जित लिया भाई। ये आपका बंगाल के साथ ही लग जाता ना कलकत्ता? जी 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 एकदम मैं प्रॉपर कैलकटा से हूँ और ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੈਲਕਟਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਹਰ ਮੋਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹਜੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਕੁਟੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 17 ਜਾਂ 18 ਸਟੇਟਸ में मैंने प्रोग्राम किया। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। और मैं दर्शकों को इन्नी गल जरूर दस दवां, दर्शकों को मैं ये बात जरूर बता दूं कि ये जो संगीत जो अगर दिल से सुने ना तो उसका जादू होता है दिल पे। मैं भी जहाँ बैठा हूँ, मेरे DOP नवदीप सिंह सोता जी जो हैं वो मुझे बोलते हैं कि भाई जी माइक नीचे जा रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो जहाँ भाई ये जो संगीत का जादू है ना, ये सिर पे चढ़ के बोलता है और हम इसमें बहुत रंग जाते हैं। जब भी कभी महफिलों में आते हैं हमें ख़ास करके जो सिद्धार्थ जी फ़ोन करते हैं कि रमेश जी अब बैठकी है, जल्दी आना, आप टाइम पे आना। तो जितना टाइम इन्होंने बोला होता है उससे पहले हम आकर जहाँ बैठ जाते हैं। संगीत जो है वो रूह की खुराक है, रूह की खुराक है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो मैं सिद्धार्थ जी को ये बोलूँगा अब कि सिद्धार्थ जी आने वाले टाइम पे आपका जो सपना है, भविष्य का सपना है, वो क्या है? ये सपना सबका ही सपना है। सारे कलाकार जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, सबका यह सपना है कि पूरे इंडिया में जो इसका इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो प्रचार है वो बच्चों तक आए, बहुत बचपन से वो लोग सीखे। देखिए क्लासिकल म्यूज़िक का एक अपना रुतबा है, अपना एक वजूद है कि सबके लिए क्लासिकल म्यूज़िक नहीं है, कुछ क्लासिफाइड लोगों के लिए है। ये नहीं कि वो क्लासिफाइड लोग धनी हो, वो रिच हो या वो पुअर हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लासिफाइड मीन्स कि आप उसके क्लासिफिकेशन को समझो, आप समझ के आ रहे हो, आप सिर्फ सुनने नहीं आ रहे हो, आप सीख के आ रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये जो सीखना और जानने का जो इच्छा है लोगों के मन में और बढ़े। और ये जो क्लासिकल म्यूज़िक को करने वाले जो कलाकार हैं, जैसे कि जो नाम चिन्ह हैं उनको तो लोग जानते हैं, मगर ऐसे हज़ारों करोड़ों कलाकार हैं जिनको कोई पहचानते नहीं है, उनको भी फेम मिले। मैं इन फ्यूचर एक ऐसा कार्यक्रम करूँगा, छोटे बच्चों के लिए मैं एक बैंक बनाऊँगा, जो मेरे गुरुजी का सपना है। जिनके घर में जितने भी पुराने साज पड़े हुए हैं ना, सारे वो बैंक में रखे जाए। जो कोई काम नहीं आता है, किसी के घर पुराना सितार है, गिटार है, हारमोनियम है, कुछ भी है, रख के जाओ, उसको मैं ठीक करा के वहाँ पे रख दूँगा। जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो उस बैंक से वो ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कमाल की बात। और दूसरी बात
कि पूरे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो दौर है, इसका जो जिसको बोलते हैं कि एज ए लीडिंग पोजीशन में मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप मानोगे कि ऑस्कर विनिंग मूवीज में सितार तबला बज रहा है। तो आज क्यों हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सोच रहे कि यार ये तो इतना बोरिंग है। बोरिंग इसीलिए कि हम लोग समझते नहीं है, और जो चीज़ नहीं समझते वो हमारे लिए बोरिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडियन क्लासिक म्यूज़िक के द्वारा मैं पंजाब में रह के, ये मेरी अपनी इच्छा है कि बाद में इस गुरुकुल को और बड़ा बनाऊँ, और जहाँ पे सिर्फ निःशुल्क में बच्चों को सिखाऊँ। सिद्धार्थ जी, आपने जितनी भी पेशकारी की है वो सभी लोगों को पता है, ऐसे ही प्रसिद्धि नहीं मिलती। तो हमारे दर्शक जो ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से गायकों के साथ, किन किन महान कलाकारों के साथ तबले की पेशकारी की हुई है। देखिए, ईश्वर के आशीर्वाद से सर्वप्रथम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो पंडित बिरजू महाराज जी के साथ था। मैं तब बहुत छोटा था। मैं पटना में उनके साथ एक बार एक वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में बजाने के बाद वो इतना पसंद आ गए, और वहाँ पे मतलब ऐसा रहा कि मैं मेन स्टेज में भी उनके साथ बैठा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। तो गुरु के आशीर्वाद से जो उनका सिखाई हुई चीज़ें और उनका तालीम जो था, वो पहले दिन मैं उस चीज़ का फील किया। मैं उनके साथ बजाया बहुत ही कम उम्र में। तब दैट टाइम आई वाज प्रोबेबली 26 या 27 ईयर्स था। तो इतने बड़े शख्सियत के साथ बैठना, उनका प्यार। उसके बाद उस्ताद शाहिद परवेज जी के साथ, संजीव अभयंकर, अजय पोंकर जी के साथ, उसके बाद और भी, मतलब मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बायोडाटास में वो लिखा हुआ है कि बहुत ही बड़े बड़े जितने भी कलाकार थे हैं। हाँ, पंडित देवू चौधरी जी के साथ, पंडित प्रतीक चौधरी जी के साथ, हाँ, और भी, मतलब मुझे नाम ऐसे भूल जा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं आता याद। तो मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। मैं संगत करना तो मैं नहीं जानता हूँ, ना ही मैं बजाना जानता हूँ, मगर उन्होंने अपने, जिन्हों पंजाबी च कहते ना कि बेटा मैं तेनू कोल बिठावा ना, तो तू समझ ले कि ਉਹਦੇ 'ਚ तेरा बरकत हैगी है ना, कि मैनू वो नसीब बख्शिया उपर वाले ने, मैनू वो समा बख्शिया कि मैं उन्हां दे कोल बह सकां, ते मेरे नाल इदां होया, मैं फील किया। सिद्धार्थ जी, अब हम ये चाहेंगे कि जहाँ गुरुकुल में बैठे हुए हैं, तो हमारी दिल की इच्छा है, जो दर्शक हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक को समझते हैं, नज़दीक से जानते हैं, जिनके दिल में बसा हुआ है, वो चाहेंगे कि आप अलग अलग ताल में कुछ तबले की पेशकारियाँ जो ज़रूर दें। हम दर्शकों के ये पेशकारियाँ रूबरू करेंगे। ये देखिए, जैसे लाइट म्यूज़िक में, या मतलब जो लघु संगीत होते हैं, उसमें आपको 5 मिनट या 10 मिनट किसी चीज़ को दिखाने के लिए काफ़ी होता है। मगर तबले के लिए, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, उसके एक चीज़ को दिखाने के लिए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट चाहिए होता है। तो मैं रीत बताता हूँ, तबला बजाने का जो रीत है उसके बारे में थोड़ा सा मैं लोगों को बताता हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए, कि तबला का परिचय होता है। जैसे गाने बजाने में आलाप होते हैं, तो तबले का भी परिचय होता है, उसको बोलते हैं पेशकार। बिल्कुल ठीक है। पेशकार बजाने के बाद जो कम लय में होता है, तबले का जो सोलो है, अपना संगत के बारे में नहीं बोल रहा, तबले का सोलो जो है, एकक वादन, उसका एक सिलसिला है। पहले पेशकार जो कम लय में सुनाया जाता है। कोई अब हमारे 6 घराने हैं, 6 घराने में पेशकार की जगह कोई कुछ और भी बजाते हैं, मगर उनका आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल ही कम लय में होता है। धीरे धीरे इसका लय बढ़ते एक मकाम तक जाके, फलक पे जाके कुछ बजा के, एक बड़ा सा तिहाई बजाकर उसको ख़त्म करना, यही होता है। तो ये जो स्पैन ऑफ टाइम है, इसके लिए कम से कम उस चीज़ को जमाने के लिए, हाँ, कम से कम 45 मिनट, आधा घंटा या 15 मिनट तो
कम से कम चाहिए। तो मैं आपको छोटा छोटा करके कोई हाँ, चीज़- छोटे छोटा करके दिखा दो। जैसे हमारे घर में पेशकार बजता है, ठीक है ना, तो वो पेशकार कम लय में 3 ताल में मैं सुना रहा हूँ। ऐसे ही पेशकार चलता है। उसके बाद कुछ कायदे बजते हैं, रेला बजता है, हाँ, कुछ फिक्स्ड कंपोजिशन। तबले में 2 किस्म के चीजें बजते हैं। एक विस्तार श्रेणी जिसका विस्तार हो सकता है, मतलब थीमेटिक कंपोजिशन। दूसरा होता है अविस्तार श्रेणी, फिक्स्ड कंपोजिशन। ये 2 किस्म के, एक जो बड़े बड़े उस्तादों ने बना के गए हैं, कोई टुकड़ा फिक्स्ड कंपोजिशन, उसको बिल्कुल उसी शक्ल में बजाना, और कुछ जो जिसका आप विस्तार कर सकते हैं। जैसे कविता फिक्स्ड कंपोजिशन है, आपको पढ़ के सुनाना है। मगर जैसे ही मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया कि भाई साहब आप पठानकोट के बारे में कुछ लिख के सुनाइए, तो आप अपना तजुर्बा जो है उसमें लिखना शुरू कर दिया। तो ये 2 डिफरेंसेस है। एक है फिक्स्ड, हाँ, फिक्स्ड कंपोजिशन क्या होता है, जो पहले में जो जिसका जन्म जैसा हुआ है, हाँ, तो वैसा ही उसको बजाना पड़ता है। और जो होता है कायदा, जिसका विस्तार होता है। कायदा क्या है, या 3 ताल में ये कायदे का भी बहुत सारे रूप है, ये भी कायदे का कोई और रूप है। और प्योर कायदा है, तक तो ना के ना तातरे के तक तरे के तातरे के तक ताती ताक तो ना के ना धाक तो ना के ना तो ना गेड़ ना के तरे के धातरे के तक ताती धाक तो ना। ऐसे ही इसका विस्तार चलती है। इसके बाद रेला, फिर फिक्स्ड कंपोजिशन, चक्रदार, बेदम चक्रदार, गतें, सबसे बड़ी बात है गत, जो मदर ऑफ ऑल कॉम्पोजिशंस बोला जाता है, तो उस चीज़ को भी बजाना। और लास्ट में लगी लड़ी हो या कोई बड़ा चक्रदार देखें उसका समाप्ति। रेला क्या है? रेला है एक, देखिए कि कॉमन फ्रेज है। रेला मतलब हमारे बंगाली में बोलते हैं कि यार इसका तो बड़ा रेला है, मतलब कॉलर उठा के चल रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐब है ना। तो तबले में भी उस चीज़ का वैसा ही है कि सारे कॉम्पोजिशन जो है बड़े, मगर जो रेला है वो बड़ा तेज बजता है और किसी को भी नहीं पूछने की ज़रूरत है कि भाई क्या है। जैसे ये रेला, ये एकदम रेलगाड़ी की तरह। बढ़िया। हाँ, तो रेलगाड़ी का देखो कि एक छोटा सा कॉम्पोजिशन बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उनको समझाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए मैंने बनाया था। पहले के स्टीम इंजन होते थे जो धीरे धीरे चलता था, उसका ऐप था भाई मैं ही हूं, मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता। तो वो तो बोलते कि अहंकार ना करो, कोई ना कोई तो आ जाएगा जो तुमको बीट करके आगे चला जाएगा। बिल्कुल। तो संगीत में भी अहंकार से दूर रहने के लिए एक देखो क्या सीख है इसी में। जैसे स्टीम इंजन का बड़ा अहंकार है, वो चल रहा है, तब तक एक इलेक्ट्रिक इंजन आविष्कार हो गई है। हाँ। और वो उसको बीट करते हुए उसके पास से निकल रहा है, तो उसका क्या मंजर है। स्टीम इंजन चल रहा है,
ये इलेक्ट्रिक इंजन निकल रहा है, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन। तब भी वो अपना चल रहा है कि भाई मैं हार गया, तुम्हारे आगे मैं हार गया। क्यों? अहंकार आ गया था। मीन जी की अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आपने जो है तबले के माध्यम से बता दिया, एक मैसेज, हाँ एक मैसेज भी दे दिया कि कभी भी कलाकार को अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। छोटे से ही एक तबले की पेशकारी से बहुत बड़ी बात जो है संदेश में दी है। तो ये मेरे साथ आज सिद्धार्थ चैटर्जी हैं। बहुत लोगों ने इनको देखा होगा तबले की पेशकारी करते हुए। हमारे ये परम मित्र हैं। गुरु नगरी में अमृतसर में ही हमने ये चैनल शुरू किया है, गुगली एंटरटेनमेंट चैनल। और हमारे इस चैनल की जो खासियत ये होगी कि इसमें वही लोग, इसका नाम सफ़र ए ज़िंदगी है, हमारे एपिसोड का नाम सफ़र ए ज़िंदगी में वही लोग हर हफ्ते हम एतवार के दिन ये करते हैं, संडे के दिन करते हैं और मंडे को तकरीबन ये सामने दर्शकों के आता है। वही शख्सियत इस सफ़र ए ज़िंदगी के एपिसोड में नज़र आएगी जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया होगा, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी के सफ़र में, अभी तो इनकी ज़िंदगी बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन जितना इन्होंने सफ़र किया है उसमें जो सामने आया है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया है कि ये तबले की जो बात हम करें, अगर कुछ समझाने की ज़रूरत पड़े तो 45 मिनट कम से कम लग जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मेरे साथी नवदीप सोता जी भी सुन रहे हैं, सामने हैं। वादा करता हूं कि आने वाले टाइम में दर्शकों के लिए एक ही ऐसा एपिसोड जो है वो और हम आपके लिए लेकर आएंगे। वो सिद्धार्थ जी तबले की पूरी पेशकारी करेंगे, उस पर ही वो एपिसोड आधारित होगा। आज 23वें एपिसोड में हम आपको जितनी भी बात बता सके हैं सिद्धार्थ जी के बारे में आप मंजूर करो। दिल से दुआएं हैं आपको कि आप जहां भी हो खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। धन्यवाद।